नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो एक घटना है, ये कहानी लेकर आया हूँ। ये है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। दोस्तों, भिंड जिले में वार्ड नंबर 14 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेंद्र सुरेंद्र होता है। वो अपने जो मकान होता है उसमें किराए के लिए कमरे उठाता है, किराए पर कमरे उठाता है। नीचे जो कमरे होते हैं 10-5, वो उन कमरों को वो किराए पर उठाता है और खुद वो ऊपर रहता है। मकान के ऊपर जो कमरा बना हुआ था उसमें रहता है। दोस्तों, 1 नवंबर का वाक्य होता है। एक कमरे से चीखने और चिल्लाने की, लड़ने की आवाजें आती हैं। सुरेंद्र नीचे आता है और देखता है कि जो जगन्नाथ है वो अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और पत्नी उससे ज्यादा दोगुनी तेज आवाज में उससे चिल्ला रही है, उससे लड़ाई कर रही है। और जो उसका बच्चा है 27 दिन का, वो बेड पर लेटा हुआ है और वो रो रहा है। जब सुरेंद्र उनको देखता है लड़ते हुए, तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से और जो व्यक्ति हैं और जो मकान, जो घर हैं, वो परेशान हो रहे हैं। रात का 1 बज रहा है और तुम इस समय लड़ रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो, सबकी नींद खराब कर रहे हो। चुपचाप आराम से सो जाओ, रात का समय हो रहा है। दोस्तों, सुरेंद्र अपने मकान पर, अपने घर पर चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जो जगन्नाथ की पत्नी होती है उषा, वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। और जो जगन्नाथ होता है वो आराम से बैठा हुआ उसकी जो बातें होती हैं, चिल्ला रही थी, लड़ाई कर रही थी, उनको सुनता रहता है। दोस्तों, जब उषा उससे लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो सुरेंद्र चुपचाप उससे सुन रहा था। और जो उसका जो बच्चा था वो कमरे में बेड पर लेटा हुआ रो रहा था, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे और उसको अब खिला नहीं रहे थे। तो दोस्तों, जब पति सो जाता है और सोने के बाद जब 3 बजे का समय होता है, तो जो जगन्नाथ होता है, जगन्नाथ बघेल होता है, वो इतनी तेजी से चिल्लाता है, चीखता है और चीखता हुआ अपने कमरे से बाहर आ जाता है। और जैसे ही उसकी आवाज आसपास के लोग वाग सुनते हैं, तो वो अपने मकान से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जो जगन्नाथ है उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और वो खून से लथपथ है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही सब ये नज़ारा देखते हैं, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। और फिर जगन्नाथ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जैसे ही पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है जो उषा है, उषा उसकी जगन्नाथ की पत्नी, उसने चाकू हाथ में ले रखा है। और जो उसका बच्चा है वो बेड पर शांत पड़ा हुआ है। और दोस्तों, उसके बाद जब बच्चे को देखा जाता है तो उसकी सांसें रुक चुकी थी, नब्ज थम चुकी थी। और आनन फानन में उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब वहां जाकर पता चलता है कि बच्चा मर चुका है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, नब्ज थम चुकी है। दोस्तों, जो जगन्नाथ होता है उसको पहले ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसकी मलहम पट्टी की जाती है। और जब उषा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उषा से जब पूछताछ की जाती है, तो जब वो पूरी कहानी को बताती है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति और बच्चे के साथ ऐसी घटना कैसे कर सकती है, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों, जब जगन्नाथ की पत्नी बताती है कि साहब, 1 साल पहले जो जगन्नाथ है वो हमारे गांव आया था, और जब वो गांव आया था तो हमारी नजरें 2 से 4 हुई। और जैसे ही मैंने जगन्नाथ को पहली नजर में देखा, तो मैं उसको दिल दे बैठी। और फिर जब मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं जगन्नाथ से शादी करने चाहती हूँ, तो परिवार वालों ने मना कर दिया। और फिर हम परिवार वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर लेते हैं। और जब भागकर शादी कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जगन्नाथ भी पैसे कमाता था और परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद जब कुछ दिन बीतते हैं, 1 साल बीतता है, तो उसके बाद साहब, जगन्नाथ जब भी किसी का फोन आता तो वो छुप छुप कर फोन पर बातें करता। और जैसे ही मैं उससे कहती कि किसका फोन आया है, तो वो मुझसे मुझसे कहता कि तुम्हें क्या मतलब है मेरे से, पर जिसका भी फोन आएगा मैं उससे बात कर लूंगा, तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन मुझे शक होता था कि जगन्नाथ किसी
और लड़की से बातें करता है, उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और फिर जब समय बीतता जाता है मुझको पूरा शक हो जाता है, और फिर हम दोनों यहाँ पर आते हैं, भिंड जिले में आते हैं। जिले में आने के बाद हम यहाँ पर कमरा किराए पर लेते हैं, और हमें यहाँ पर अभी 3-4 दिन ही हुए थे। और फिर एक दिन फोन आता है, और जब मैं उस फोन को चेक करती हूँ तो जगन्नाथ मेरे साथ मारपीट करता है, मुझे मारता है, पीटता है। और फिर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ बात करता हो, या फिर किसी और लड़की की जिंदगी खराब कर रहा हो। और दोस्तों, जब उषा बताती है कि साहब 1 नवंबर की रात को जब हम बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते जब मैं उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम किससे बात करते हो, तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है, तो फिर लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा मेरा इतना तेज आता है कि मैं चाकू उठाती हूँ। जगन्नाथ सो रहा था, रात के 3 बज रहे थे, और मैं उसका प्राइवेट पार्ट काट देती हूँ, उसको जड़ से अलग कर देती हूँ। और फिर मैं सोचने लगती हूँ कि मैं जेल चली जाऊंगी और मेरे बच्चे का अब क्या होगा। और फिर मैं अपने बच्चे को अनाथ नहीं देखना चाहती थी, और फिर मैं उसका गला दबा देती हूँ, और जब तक दबाए रखती हूँ, जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती, जब तक उसकी नब्ज नहीं थम जाती, और फिर मैं उसको जमीन पर देकर मारती हूँ। मैं फिर वहीं पर बैठ जाती हूँ, इंतजार करने लगती हूँ कि पुलिस आएगी और मुझको गिरफ्तार करके ले जाएगी। दोस्तों, जब जगन्नाथ की पत्नी उषा यह पूरी घटना बताती है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई माँ, कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, उषा को जेल भेज दिया जाता है, और जगन्नाथ बेचारा, जिसका प्राइवेट पार्ट कट गया है, उसको वो बच्चा जो दे दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आखिर उस बच्चे का क्या कसूर था कि उसको मौत के घाट उतार दिया, और वो माँ खुद अपने आप जेल चली गई, और अपने पति का उसने प्राइवेट पार्ट काट दिया। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।